हेलो बच्चों, फिर से स्वागत है आप लोगों का ज्ञान दर्शन लर्निंग यार्ड मेरे चैनल में। जैसे कि हम लोग पिछले दिन पढ़े थे प्राकृतिक संसाधन क्लास 10 का प्राकृतिक संसाधन पार्ट 1 हो चुका था, जिसमें हम लोग वायु तक पढ़े थे, तो जल तक पढ़े थे। आज से आगे हम लोग पढ़ेंगे मृदा। मृदा मतलब मिट्टी, मृदा मतलब मिट्टी। सबसे पहले जानेंगे कि मिट्टी होती क्या है, मृदा बनती कैसे। जिस तरह से और भी संसाधन जैसे जल हो गया, वायु हो गया, जिस तरह से हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार से मृदा भी हमारे लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है। इसको ये प्राकृतिक संसाधन है, प्रकृति के द्वारा प्रदत्त है। लेकिन इसका निर्माण कैसे होता है? ये इसका निर्माण एक धीमी प्रोसेस नहीं है, बल्कि एक बहुत लंबा प्रोसेस है। इसका निर्माण कैसे होता है? जैविक या अजैविक या भौतिक या जैविक क्रियाओं के दौरान, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, हजारों साल तक, लाखों साल तक ऐसे ही भौतिक और जैविक क्रियाओं के कारण इसका स्ट्रक्चर चेंज होता है। चेंज होने के बाद में पत्थर या चट्टान छोटी 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 कणों में टूट जाती है। कणों के बाद टूटने के बाद में चट्टान टूटती है, चट्टान से पत्थर बनता है, पत्थर टूटता है, पत्थर से कंकड़ बनता है, कंकड़ टूटता है, कंकड़ से छोटे छोटे बालू के कण बनते हैं, बालू के छोटे छोटे कण टूट करके और भी महीन भाग बन जाते हैं। उसको बोलते हैं हम लोग मृदा। उसको क्या बोलते हैं? मृदा। मृदा हमारे लिए किस लिए उपयोगी है? हमारे कृषि कार्य के लिए या अन्य भी बहुत तरह से हम इससे बेनिफिट होते हैं। तो इसका निर्माण कैसे होता है? जैविक या भौतिक क्रियाओं के कारण। जैविक भौतिक क्रिया मतलब जैसे टेम्परेचर हो गया, अगर हम लोग बात करेंगे, तापमान बात करेंगे, अगर हम एक दिन की बात करते हैं तो दिन में तापमान क्या होती है? घटती है। फिर तापमान क्या होती है? बढ़ती है। तो इसका टेम्परेचर के चलते जो बड़े चट्टान होते हैं, उसके इंटरनल पार्ट में क्रैक्स आते हैं, फिर वो टूटते हैं। जैविक क्रिया जैसे कि अन्य चीजें, जीव जो है, जीवों के माध्यम से भी ये टूटता है। बस टूट करके छोटे छोटे भागों में बांटना, टूट करके छोटे छोटे भागों में बढ़ जाना, और वो छोटे सूक्ष्म रूप बन जाता है, और ये क्या होता है? मृदा होता है। क्या होता है? मृदा। अब ये मृदा जो होता है, ये मृदा को उसके प्रकृति के आधार पर इसके भागों में भी बांटा जाता है। जैसे आपको पढ़ा, बलुई मृदा होती है, मृगमयी मृदा होता है, चिकनी मृदा होता है, दोमट मृदा होता है। ये प्रकार है ज्योग्राफी विभाग है। आज हम लोग जानेंगे कि मृदा क्या है, क्यों हमारे लिए उपयोगी है। क्योंकि कृषि कार्य जो है मृदा पे ही डिपेंड है, और संपूर्ण भारत को देखा जाए तो एक कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश होने की वजह से क्या होती है कि मिट्टी हमारे लिए बहुत उपयोगी हो जाता है। बिना मृदा की कृषि सोच ही नहीं सकते। तो देखो मृदा का सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इसका ह्यूमस। ह्यूमस क्या चीज होती है? ह्यूमस क्या चीज होती है मृदा में? मृदा में ह्यूमस होता है कि जब पेड़ पौधे या जीव जंतु के अपघटन के बाद जो अवशेष बच जाते हैं, उसे हम लोग ह्यूमस बोलते हैं। ह्यूमस कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? ह्यूमस कहते हैं। तो ह्यूमस ही डिपेंड करता है किस पर? मृदा की उर्वरता शक्ति पर। जिस मिट्टी में ज्यादा ह्यूमस की मात्राएं होती है, उस मिट्टी की उर्वरता शक्ति उतना ही ज्यादा होती है। तो समझ में, जिस मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा जितना होती है, वो मिट्टी उतना ही उर्वरता शक्ति। मतलब कहने का मतलब ये चीज है कि ह्यूमस जहाँ पे होगा वहां पे उपज भी अच्छी होगी। जिस मिट्टी की उपज ज्यादा होती है, वही उसका उर्वरता शक्ति कहलाता है। समझ में आ गया? तो ये उर्वरता शक्ति है। अगर हम लोग बात करेंगे एक बलुई वाला मृदा या कुछ क्या बोलते हैं, टुंगरी टांड, जिसको हम लोग अपने देहाती भाषाओं में बोलते हैं, अगर वहां जाकर के अगर हम उसको मिट्टी को उठा करके लाएंगे, और एक खेत वाला या बारी वाला जो मिट्टी होती है जहाँ पे रेगुलर खेती की जाती है, वहां से मिट्टी उठा करके लेकर के आएंगे, और दोनों पे हम लोग पौधा लगाएंगे। तो पौधा जो लगाएंगे, ये पौधा थोड़ा कम ग्रोथ करेगा, ये पौधा ज्यादा ग्रोथ करेगा।
दैट मीन्स इस मिट्टी की तुलना में इसका उर्वरता शक्ति ज्यादा है। इतना से समझ में आ गया। अब मृदा की उर्वरता शक्ति को घटने के कारण अब नित नए मिट्टी में क्या हो जाती है कि उपजाऊ शक्ति घटने लगती है। उपजाऊ शक्ति क्या होने लगती है? घटने लगती है। तो ये उपजाऊ शक्ति जो घटती है वो किस कारण से घटती है? उसके अनेकों कारण है। जैसे इसमें से सबसे पहला चीज जानिए कि रासायनिक उर्वरकों का यूज करना। रासायनिक उर्वरक का उपयोग। अब जानते हैं कि ये रासायनिक उर्वरक से क्यों होता है? रासायनिक उर्वरक तो पोषक तत्व पौधों को देता है, पर क्या कर देता है? ये इसकी संरचना को, मिट्टी की संरचना को बिगाड़ देती है। मिट्टी की संरचना को क्या कर देती है? बिगाड़ देती है। जिससे हम लोग जब अगला फसल लगाएंगे, अगला चीजें लगाएंगे तो उसके लिए मिट्टी उस रूप में नहीं मिल पाएगा। समझ में आ गया? तो रासायनिक उर्वरक के रूप में जैसे उर्वरक हम क्या जानते हैं? उर्वरक और खाद में समझ में क्या अंतर है? खाद क्या होता है कि जैविक पदार्थों का यूज मतलब कि घास फूस सड़े गले चीजों से जो खाद बनता है, जिसमें ह्यूमस की मात्रा आती है, उसको हम कहते हैं खाद। लेकिन कि जो पोषक तत्वों को ज्यादा मात्रा में लाने के लिए कारखानों में क्या किया जाता है? इसका निर्माण किया जाता है। जैसे आप लोगों ने यूरिया, डीएपी, फॉस्फेट इस वगैरह सब नाम सुनते हैं, वो सब क्या है? उर्वरक। तो रासायनिक उर्वरकों का यूज करना क्या होता है? उर्वरता शक्ति को घटाते रहता है। दूसरा हम लोग जानेंगे अतिचरण। इसको हम लोग कहते हैं ओवरग्रेजिंग। इसको हम लोग बोलते हैं ओवरग्रेजिंग। तो ये ओवरग्रेजिंग क्या होती है? ओवरग्रेजिंग क्या होता है? मान के चलो कि कोई खेत है, कोई क्या है? खेत है। यहाँ दिन प्रतिदिन डेली हम लोग क्या करेंगे कि जानवर को ले जाके चलेंगे। अब यहाँ जितने भी घास फूस है वो पूरी तरह से हट जाएगा, मर जाएंगे। लास्ट में क्या हो जाएगा कि अगर इसके ऊपर से पानी बहेगा तो क्या हो जाएगा? उसका ऊपर में जो जितना भी उर्वरता शक्ति है, मतलब ह्यूमस से सबको बहा करके ले जाएगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा? उसकी उर्वरता शक्ति में कमी हो जाएगा। ठीक है। तीसरा नंबर मृदा का अपरदन। इसको बोलते हैं सॉइल एरोजन। क्या बोलते हैं? सॉइल एरोजन बोलते हैं। अब इसी सॉइल एरोजन क्या चीज होती है? मान चलो कोई खेत है, ये क्या है? खेत है, उसमें उपजाऊ मिट्टी है, पहले से बाढ़ आ गई, बहुत ज्यादा मात्रा में पानी आ गया, ऊपर का लेयर सबको बहा करके ले गया। तो ये क्या हो गया? मृदा अपरदन। अतिचरण हो गया, रासायनिक उर्वरक का भी हो गया, मृदा क्या बोलते हैं? मृदा का अपरदन हो गया। फिर क्या होती है? जल की कमी। चौथा नंबर में हो जाता है जल की कमी। अगर रेगुलर जल की कमी हो जाता है तो मिट्टी क्या करता है? अपनी नमी खो देता है। नमी खोने की वजह से उसमें जो पोषक तत्व रहता है वो क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाता है। वो चीज है। उसके अलावा है उर्वरक का योग, रासायनिक उर्वरक है, इसको संश्लेषित उर्वरक भी कहा जा सकता है। उसके अलावा है अपशिष्ट पदार्थों का जमाव। 5वां नंबर में है अपशिष्ट पदार्थों का जमाव। तो ये अपशिष्ट पदार्थों का जमाव क्या चीज होती है? कि होता क्या है कि अगर हम लोग बाजार जाते हैं, बाजार से क्या खरीद करके ले आते हैं? हम लोग बाजार गए, बाजार से कुछ प्लास्टिक में कुछ चीज खरीद करके आए, उसको खेत में फेंक दी, तो दिन प्रतिदिन प्लास्टिक का अंबार हो जाएगा, जिसके कारण भी उसका तत्व क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। उसके बाद में मृदा खत्म हो गई। मृदा के बाद में हम लोग चलिए पढ़ते हैं अब खनिज। आगे है खनिज क्या चीज होती है? पृथ्वी के ऊपरी सतह पर जिसको हम लोग भूपर पट्टी कहते हैं, उसमें पाए जाने वाले सभी पदार्थ क्या कहलाते हैं? खनिज कहलाते हैं। भूपर पट्टी पृथ्वी का सबसे ऊपरी सतह क्या कहलाती है? भूपर पट्टी पर पाए जाने वाले पदार्थ को खनिज कहते हैं। ठीक है। खनिज तो समझ में आ गया, इसको खनिज कहते हैं। खनिज के अलावा खनिज और अयस्क क्या चीज होती है? अयस्क से क्या प्राप्त की जाती है? धातुएं प्राप्त किया जाता है।
देखो, तो बहुत सारे खनिज है जिसमें धातु निष्कासन किया जाता है। क्या किया जाता है? धातु का निष्कासन किया जाता है, अयस्क। ठीक है, ऐसे खनिज जिनसे धातु का निष्कासन किया जाता है, ऐसे खनिज जिनसे धातु का निष्कासन किया जाता है वो क्या कहलाता है? अयस्क कहलाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो खनिज है, खनिज भी एक संसाधन है। अगर खनिज नहीं होगा तो सोचिए कि क्या होगा। जितने भी ऊपर पट्टी पर पाए जाने वाले, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, लोह अयस्क हो गया, तांबा, सोना, चांदी वगैरह सब कहाँ से निकलता है? खनिज से निकलता है। और वो सब चीज का हमारे दैनिक जीवन में या हमारे जीवन में एक अहम क्या है? भूमिका है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट खनिज जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या बोलते हैं? कोयला और पेट्रोलियम, कोयला और पेट्रोलियम हमारे सबसे महत्वपूर्ण खनिज है, महत्वपूर्ण खनिज है। अब क्यों हम बोल रहे महत्वपूर्ण खनिज है? क्योंकि ऊर्जा का सबसे बड़ा जो माध्यम माना जाता है वो क्या है? कोयला और पेट्रोलियम। सपोज दैट पेट्रोलियम अगर खत्म हो जाता है, फिनिश्ड हो जाता है, पेट्रोलियम क्या हो जाती है? फिनिश्ड हो जाती है, तो क्या होगा? अगर कोयला और पेट्रोलियम खत्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? अगर ये खत्म हो जाती है जिसको हम लोग बोलेंगे ऊर्जा संकट। क्या बोलेंगे हम लोग? ऊर्जा संकट, जिसको एनर्जी क्राइसिस भी कहा जाता है। ऊर्जा संकट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ऊर्जा संकट। तो अब चीज है ऊर्जा। इतना चीज समझ में आया कि खनिज क्या होती है? कि भूपर पट्टी में जितने चीज भी पाए जाते हैं, लोहा, कंकड़, संकड़, जितने कुछ भी है, सबको क्या बोलते हैं हम लोग? खनिज। लेकिन ऐसा खनिज जिनमें क्या पाया जाता है? जिसमें से मतलब धातु का निष्कासन किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? अयस्क। अब धातु हमारी जिंदगी के लिए कितने इंपॉर्टेंट है? जो है भवन निर्माण हो गया या शल्य चिकित्सा हो गया, मेडिकल लाइन्स हो गया, सभी चीजों में इसका इंपॉर्टेंट एक अपना इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग जानेंगे इसके लिए अगर ऊर्जा संकट, क्या वर्ड है? ऊर्जा संकट। ठीक है, ऊर्जा की कमी को क्या कहा जाता है? ऊर्जा की कमी को ऊर्जा संकट कहा जाता है। ऊर्जा संकट कहा जाता है। ऊर्जा की कमी को क्या कहा जाता है? ऊर्जा संकट कहा जाता है। अगर अब ऊर्जा की दृष्टिकोण से संसाधनों को दो भागों में बांटा गया है। ऊर्जा की दृष्टि से ध्यान दीजिएगा, ऊर्जा की दृष्टि से संसाधनों को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। ऊर्जा की दृष्टि से संसाधनों को कितने भागों में बांटा जाता है? दो भागों में बांटा जाता है। पहला नवीकरणीय संसाधन। पहला क्या बोलेंगे हम लोग? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। क्या होता है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत? इसको हम लोग बोलते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत भी कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं? गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा स्रोत। ठीक है, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत भी कहा जाता है। देखो, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत मतलब कि ऐसे ऊर्जा स्रोत
जिसको बार बार यूज करने के बाद भी मेनली वो क्या हो जाएगा, खत्म नहीं होगा। ठीक है, तो उसको कहा जाता है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। इसी प्रकार से दूसरा आ जाता है, तो इसमें अगर गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के बारे में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, जल हो जाएगा, सौर ऊर्जा हो जाएगा, सौर ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है, और सौर विकिरण बोलेंगे, ऊर्जा नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे सौर विकिरण, विकिरण। ठीक है, ये हो जाएगा सौर विकिरण हो जाएगा। और क्या बोलते हैं, ज्वार भट्टी, और ज्वार भट्टा बोलेंगे, ज्वार भट्टा क्या हो जाएगा, ज्वार भट्टा हो गया। और भूतापीय ऊर्जा बोलेंगे, भूताप, भूताप बोलेंगे, भूताप। भूताप क्या होता है, जमीन के अंदर में, जमीन के अंदर में भी एक क्या होती है, उष्मीयमान होता है, उष्मा होता है, ताप होता है, उसको कहा जाता है भूताप कहा जाता है। जैसे पवन हो गया, पवन क्या हो गया, पवन हो गया। ठीक है, इस प्रकार से जितने भी खत्म होने योग्य संसाधन नहीं है उसको बोलते हैं हम लोग नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत या गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। इसी प्रकार से दूसरा आ जाता है अनवीकरणीय, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, ऊर्जा स्रोत, ऊर्जा स्रोत। तो ये नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत को हम लोग बोलेंगे परंपरागत, परंपरागत ऊर्जा स्रोत, ऊर्जा स्रोत। मतलब कि देखो ये क्या है, परंपरागत ऊर्जा स्रोत। कहने का मतलब क्या है कि पहले भी लोग का यूज करते थे और अब भी लोग यूज करते आ रहे हैं। पहले भी लोग यूज करते थे और अब भी लोग क्या करते आ रहे हैं, यूज करते आ रहे हैं, मतलब कि उसका उपयोग करते आ रहे हैं। उसको क्या कहा जाता है, परंपरागत ऊर्जा। जैसे पहले के लोग क्या है कि अगर लकड़ी हमको जलाना सीख गए तो लकड़ी को यूज करना शुरू कर दिए, तो लकड़ी को यूज करें। कोयला के बारे में ज्ञान होगा तो कोयला को यूज करना शुरू कर दिए। लेकिन जब तक जो चीजें हैं वो चीज को यूज करते जा रहा है, यूज करते जा रहा है, तो इसको कहा जाता है परंपरागत ऊर्जा स्रोत, जिसको हम लोग बोलते हैं अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। जिसमें इंपॉर्टेंट है क्या है, कोयला है, क्या है, कोयला है, पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम, कोयला है, पेट्रोलियम है, फिर प्राकृतिक गैस है, प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस इत्यादि इत्यादि। ये सब क्या है, ये है नवीकरणीय ऊर्जा, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, जिसको हम लोग परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहते हैं। ठीक है, तो खनिज समझ में आ गया, ऊर्जा समझ में आ गया, ऊर्जा के नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत भी हम लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, अब हम लोग जाएंगे वन की ओर। किसके ओर जाएंगे, वन। इतना तो कोई दिक्कत नहीं, इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, अगर नोट डाउन करना होगा तो आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग चले जाते हैं वन। वन क्या चीजें होती है, वन जिस तरह से मृदा, जल या वायु हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसी प्रकार से जंगल भी हमारे लिए महत्वपूर्ण संसाधन है। वन जो है वो जैव विविधता को बनाए रखता है। जैव विविधता मतलब कि जंगल में जैव विविधता है, डिफरेंट डिफरेंट जीव जंतु का आवास स्थान होता है। हम भी उससे बहुत तरह से क्या होते हैं, बेनिफिट होते हैं बहुत तरह से। जैसे कि हमको वहां से क्या क्या मिलता है, सुविधाएं मिलती है, लकड़ी मिलती है जिसे हम फर्नीचर बना सकते हैं। ठीक है, वन। और हम लोग पढ़ेंगे वन। वन बोले तो फॉरेस्ट, वन बोले तो फॉरेस्ट। ये फॉरेस्ट क्या होता है, वन क्या होता है, वन क्या है, वन जंगल। ठीक है, वन जंगल, हम जिससे जंगल अधिकांश यूज करते हैं वन। तो वन मतलब कहने का मतलब कि बहुत सारे जीवों का आश्रय भी प्रदान करते हैं। ठीक है, वन एक पेड़ पौधों जीव जंतुओं से सब, देखिए जंगल कहने का मतलब लकड़ी से हम लोग समझ करते हैं। वन कहने का मतलब वन एक ऐसा जगह पे जहाँ पे जीव जंतु हर चीज एक दूसरे से क्या है संबंधित रहते हैं। जहाँ पे पेड़ पौधे एक ऐसी जगह जहाँ पे पेड़ पौधे हो, पेड़ पौधे से रिलेटेड जीव रहते हैं, वो सभी को मिला करके क्या कहा जाता है, वन कहा जाता है। तो वन भी क्या है, वन क्या है, जीव विविधता का प्रमुख अंग होता है। जैव विविधता, जैव विविधता, विविधता, जैव विविधता का मुख्य स्थान होता है। मुख्य स्थान, स्थान जो होता है वो क्या होता है, वन होता है।
जैव विविधता करने का मतलब क्या है? सबसे जैव विविधता है, सबसे पहले जैव विविधता को समझने से पहले पारिस्थितिकी तंत्र को समझना होगा। पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? एक ऐसा जगह जहाँ पे हम रहते हैं और हम एक दूसरे से, जीव से या जगह हो या कोई भी चीज हो, जिससे एक दूसरे को कोऑपरेट करके क्या करते हैं हम लोग जिंदा रहते हैं, उसी को क्या कहा जाता है? जैव विविधता। तो इसको बनाए रखने के लिए जैव विविधता के लिए जरूरी है। आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत से ऐसे जीव वन क्या करते हैं, वन। सबसे पहले जानेंगे कि वन से हम लोग कैसे बेनिफिट होता है। जंगल से हमको क्या, वन से हमको क्या मिलता है? वन से लकड़ी मिलती है, लकड़ी मिलती है। वन से क्या मिलती है? लकड़ी मिलती है, जिससे जलावन, फर्नीचर इत्यादि सामान बनाए जाते हैं, ठीक है, सामान बनाए जाते हैं। दूसरा, वन अनेक वन्य जीव का वास स्थान होता है। वन से हमें जड़ी बूटी मिलती है। हम जड़ी बूटी यहाँ पे क्यों लिखे? देखो, पहले जब मेडिकल और साइंस इतना डेवलप नहीं किया था, उसमें लोग वैद्य पे डिपेंड रहते थे। और वैद्य जी क्या करते थे? जंगल जाते थे, जंगल से कुछ घास फूस का टुकड़ा उठा करके ले आते थे, दवा बना कर देते थे, लोग ठीक हो जाते थे। तो वहां से क्या मिलता है? जड़ी बूटी। तो आज भी बहुत सारे गुण वाले औषधि वहां पर जंगलों में पाया जाता है, ठीक है। अब देखो, वन जब है तो तरह तरह की प्रजातियों का क्या होता है? तरह तरह की प्रजाति के जीव पाए जाते हैं, जिनमें से हम बात करेंगे तो स्तनधारी जीव पाए जाते हैं, पक्षी पाया जाता है, सरीसृप जीव पाए जाते हैं, कीट पाए जाते हैं, ठीक है। तो वन्य प्राणी इसमें से अगर हम देखेंगे तो स्तनधारी जो है 800, स्तनधारी को जो भी प्रजातियां हैं वो 800 पाई जाती है। पक्षी का प्रजाति है वो 2000 को पाया जाता है। उसके अलावा सरीसृप मतलब ऐसे जीव जो रेंगने वाले जीवों में से जो आते हैं वो है 420। फिर से कीट है 50,000, कीट का जो प्रजाति है वो लगभग 50,000 से भी ऊपर है। फिर है कवचधारी का है तो 4,000 से। कवचधारी करने का मतलब जिनकी संरचनाएं ऊपर से कठोर, जैसे केकड़ा हो गया, फिर हमारे पास कछुआ हो गया, ये सारी चीजों से, ठीक है। तो आप हम लोग वन तो समझ पाएंगे कि क्या है। जैव विविधता का मुख्य स्थान होती है जंगल, पेड़ पौधों के साथ में जीव जंतु जानवर एक साथ में रहते हैं और एक दूसरे को कोऑपरेट करते हुए रहते हैं, ठीक है। वन अनेक वन्य जीव का भी क्या होता है? वास स्थान है। वन से हमें जड़ी बूटी वगैरह से मिलता है, लकड़ी मिलता है, ठीक है, बहुत सारे जीव। अब दिन प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ रही है, लोगों की क्या हो रही है? जनसंख्या बढ़ रही है अपनी आवश्यकताओं को बढ़, जैसे कि क्या है? लकड़ी मिलती है, लकड़ी से जलावन चाहिए, फर्नीचर चाहिए, घर की चीजें बन रही है, वो सारी चीजें चाहिए। तो इसके लिए दिन प्रतिदिन क्या किया जा रहा है? पेड़ पौधों को काटा जा रहा है, पेड़ पौधों को काट दिया जा रहा है। और पेड़ पौधों के काटने की वजह से जंगलों में भारी कमी, जंगलों में पेड़ों की कमी आ रही है, जंगलों में पेड़ों की कमी आ जा रहा है। उसको कहा जाता है वनोन्मूलन, जिसको वनोन्मूलन कहते हैं। इसको डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं, डिफॉरेस्टेशन। ये डिफॉरेस्टेशन होते जा रहे हैं। डिफॉरेस्टेशन मतलब जंगलों में वनों में पेड़ों की कमी आने को ही क्या कहा जाता है? वनों में पेड़ों की कमी आने की घटना को हम लोग वनोन्मूलन कहते हैं, वनोन्मूलन कहते हैं। वनोन्मूलन कहते हैं, ठीक है।
जब जंगल में क्या हो जाता है, पेड़ों की कमी आ जाती है, जैसे मानव भी जंगल की प्रभावित नहीं हो रहा है, पेड़ पौधे जीव जंतु और भी सारे बहुत सारे क्या हो रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं। ठीक है, जंगल की कमी हो जाती है, देखते हैं आजकल हाथी जो है गांव घरों में आ जाते हैं, सेल की कमी हो जा रही है। ठीक है, इस प्रकार से बहुत सारे प्रभावित हो रहे हैं, जीव भी प्रभावित हो रहे हैं, मानव भी प्रभावित हो रहे हैं। तो चलिए अब हम वनोन्मूलन समझ में आ गए। वनोन्मूलन के बाद में जानेंगे कि वन्य प्राणी, ठीक है, ये वन है क्या हो गया, वनोन्मूलन समझ में आ गया। वन हमारे लिए क्यों आवश्यक है? हाँ, वन को पृथ्वी का, वन को पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है, फेफड़ा भी कहा जाता है। वन को पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि वन को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। अब अगर पूछा जाए कि वन को पृथ्वी का फेफड़ा क्यों कहा जाता है, तो देखो जिस तरह से क्या है कि हम इंसान हैं, हम लोग क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं, तो ये काम कौन करता है, हमारा फेफड़ा करता है। इसी प्रकार से जंगल क्या करता है, जंगल में वन क्या करते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से गैसों का आदान प्रदान करते हैं। हमारे फेफड़ा का भी काम होता है गैसों का आदान प्रदान करना, ऑक्सीजन को अंदर ले जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर देता है। इसी प्रकार से ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर कर देते हैं। इसलिए वन को पृथ्वी का क्या कहा जाता है, फेफड़ा कहा जाता है। अब चलिए अगर वन पढ़ लिए तो वन में रहने वाले जीव के बारे में भी हमको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो वन्य जीव भी एक संसाधन ही है। वन्य जीव भी हमारा क्या है, एक संसाधन है। वन्य जीव जिसको हम लोग बोलेंगे वन्य प्राणी, क्या बोलेंगे, वन्य प्राणी। ठीक है, वन्य प्राणी, तो देखो वन्य प्राणी, ये वन्य प्राणी क्या होते हैं, वन्य प्राणी वन में रहने वाले जीव, वन में रहने वाले जीव को वन्य प्राणी कहते हैं, वन्य प्राणी कहते हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है, फॉरेस्टेशन हो रहा है, वनोन्मूलन हो रहा है, तो वन में जो रहने वाले प्राणी है उसका भी जीवन यापन क्या हो जाएगा, अस्त व्यस्त होगा। क्या होगा, अस्त व्यस्त होगा। तो अब क्या होता है, जिसके कारण वन में खत्म होने के कारण बहुत से जीव ऐसे जीव है, बहुत से ऐसे जीव है जो क्या कर रहा है, दम घुट रहा है और वो मर रहा है। ठीक है, अगर जाते वन्य प्राणी के बारे में जाते तो एक ये है कार्टून मूवी है, क्या बोलते हैं उसको, दिल्ली सफारी, बहुत अच्छा तरह से दिखाया कि किस तरह से उनका वनोन्मूलन हो रहा है, किस तरह से वनोन्मूलन के कारण उसके जीवन व्यस्त हो जाते हैं, पार्लियामेंट में चले जाते हैं तोता को लेकर के। ठीक है, इस प्रकार की कुछ कहानी है दिल्ली सफारी। तो अब वनोन्मूलन हो रहा है, वन कटाई होगा। ठीक है, तो अब वन जो कटाई होगा वनों की, तो वन में रहने वाले जीव भी प्रभावित होंगे। बहुत से जीव ऐसे हैं कि अपना प्रजाति ही विलुप्त होती जा रही है। ठीक है, तो एक बुक का नाम है रेड डाटा बुक, रेड डाटा बुक। ये पूछा जाता है बहुत बार, रेड डाटा बुक क्या है। रेड डाटा बुक ऐसे बुक है जिसमें विलुप्त होती हुई प्रजाति का रिकॉर्ड रखा जाता है। क्या किया जाता है, विलुप्त होती हुई जाति के प्राणी के रिकॉर्ड रखा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, रेड डाटा बुक। जैसे मोबाइल है, मोबाइल के कारण बहुत सारे पक्षी जो है, पक्षी वर्ग जो है क्या होते जा रही है, विलुप्त होते जा रही है। बहुत सारे पक्षी वर्ग ऐसे वर्ग है जो विलुप्त होते जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से रेड डाटा बुक। तो वन्य प्राणी को बचाने के लिए वन जो है सरकार के द्वारा बहुत सारे कदम उठाया जा रहा है, जिसमें क्या हो रहे हैं कि बहुत सारे वन्य प्राणी को संरक्षित रखने के लिए, जैसे कि टाइगर, क्या है, टाइगर हमारा राष्ट्र पक्षी है, तो सॉरी राष्ट्रीय पशु है। टाइगर हमारा क्या है, राष्ट्रीय पशु है, लेकिन उसकी संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। इसलिए भारत सरकार ने सन 1972 ईस्वी में क्या लाया, टाइगर प्रोजेक्ट। क्या लाया, टाइगर प्रोजेक्ट। क्या लाया,
टाइगर प्रोजेक्ट ले। इसका उद्देश्य क्या था कि भारत में घटती हुई टाइगर को बचाना, ठीक है। तो इसलिए अब इसमें सबसे ज्यादा जो टाइगर प्रोजेक्ट को बचाने के लिए वन्य प्राणी अभयारण्य जो खोला गया वो कहाँ पे खोला गया? मध्य प्रदेश में। कहाँ पे खोला गया है? मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है, टाइगर स्टेट भी कहा जाता है, टाइगर स्टेट भी कहा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से वन में से बहुत सारे जीव पाए जाते हैं, ठीक है। भारत के जैसे कि हम बात करेंगे कि हाथी, गैंडा, टाइगर, बाघ, हिरण, बरसिंघा, ठीक है। इस प्रकार से बहुत सारे जीवों का क्या है? वास स्थान है। आज के लिए इतना ही, हम लोग नेक्स्ट डे मिलते हैं और आगे की प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन के बारे में हम लोग विचार करेंगे। ये प्रकार मतलब अभी तक हम लोग उसके प्रकार पढ़े कि प्राकृतिक संसाधन क्या है, प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से आते हैं, वो सारी चीज हम लोग पढ़ रहे हैं। अब हम लोग मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में हम लोग नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपने मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए कृपया करके। स्टार्टअप है मेरा, अपना चैनल की है तो सपोर्ट कीजिए, और भी चैनल को जैसे सपोर्ट करते हैं आपके, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, बाय।